हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री और इसके बारे में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे बिंदु को। तो यानी कि अगर एक बिंदु की बात करें तो बिंदु को मात्र एक ऐसे डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो बिंदु है वो किसी भी पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए सिर्फ प्रयोग करते हैं, यानी कि बिंदु को सिर्फ एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट हम करते हैं। और जो बिंदु होता है इसकी लंबाई या चौड़ाई नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन से मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब ये अनंत तक जाती है, उसे हम लाइन कहेंगे। यानी कि इसको हम, जैसे ये एक लाइन खींची है बट ये एंड पॉइंट नहीं है इसका कोई भी, यानी कि इसको हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं और इधर से भी इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो एक लाइन होती है वो अनंत तक जाती है। उसी तरीके से अगर रेखाखंड की अब बात करें तो रेखाखंड जो है ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का एक निश्चित भाग होता है। जैसे ये दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो ये निश्चित भाग है ये रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो रेखाखंड होता है वो निश्चित भाग होता है, यानी यहाँ पर बिंदु ए मैंने माना और बिंदु बी। तो ये जो लाइन है, मान लेते हैं कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है, तो ये एक निश्चित भाग है बिंदु ए और बी का। तो रेखाखंड का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर के एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है। जबकि जो रेखा होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब उसको हम दोनों तरफ ही बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो अनंत तक जाती है। और जो बिंदु है उसको किसी की स्थिति को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं किरण की। तो किरण को अगर समझें तो किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि ये भी अनंत तक एक साइड से जाती है। इसको एक साइड से बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो मैं आशा करती हूँ कि रेखाखंड और किरण में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। उसके आगे समझते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की बात करें तो दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान होती हैं और वे दोनों रेखाएं, मतलब उनको हम अनंत तक अगर ले जाएं तो भी वे आपस में मिलेंगी नहीं, यानी कि एक दूसरे को आपस पर कहीं भी नहीं काटेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह समान रहती है। तो इनके बीच की जो भी दूरी है वो हर जगह समान रहेगी और वो एक दूसरे को कहीं भी आपस में काटेंगी नहीं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बात करें अगर संपाती रेखाओं की, तो संपाती रेखाओं से मतलब होता है कि एक रेखा जैसे इधर से जा रही है और एक रेखा इधर से आकर उसी के ऊपर से अगर आती है तो वो होती हैं संपाती रेखाएं। और आगे अगर बात करें प्रतिच्छेदी रेखाओं की, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं से मतलब है दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर अगर आपस में काट देती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आगे बात करें अगर संगामी रेखाओं की, तो संगामी रेखाओं से मतलब है कि एक ही बिंदु से होकर यदि कई सारी रेखाएं जाती हैं तो उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक बिंदु है और इससे होकर यदि हम कई सारी रेखाओं को खींचें तो ये आपस में संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इसके अलावा उसके आगे समझ लेते हैं तिर्यक रेखा को। तो अगर हम बात करें तिर्यक रेखा की, इसको अगर समझें तो जैसे कि यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन खिंची हुई हैं और उनमें से होकर एक तिर्यक रेखा जा रही है। तो ऐसे में जो कंडीशन होती है वो क्या क्या बनती हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और इन दोनों को एक तिर्यक रेखा आप ऐसे काट रही है। तो यहाँ पर ये और ये मतलब कुछ न कुछ एंगल बन रहे हैं। तो देखते हैं इन एंगल की जो स्थिति होती है वो किस तरीके से क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। अब अगर समझें एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, मतलब ये जो लाइन है तो लाइन के एक इस साइड यहाँ पर और इस साइड यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। और क्योंकि ये दोनों लाइनों के बीच में बन रहे हैं इसलिए ये कोण होंगे एकांतर अंतःकोण। तो 3 और 5 आपस में बराबर होंगे
क्योंकि अगर इनको देखें तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों समान हैं। और उसी तरीके से 4 और 6, ये इतना जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, तो ये और ये दोनों आपस में समान होंगे, यानी कि ये होंगे एकांतर अंता कोण, यानी कि कोण जो है 3 और 5 आपस में समान होंगे और 4 और 6 आपस में समान होंगे। उसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण को समझें तो लाइन के इस साइड, ये देखो बाहर, मतलब ये जो लाइन है और इन दोनों के लाइन के ये चारों अंदर बन रहे थे, बट जो ये और ये हैं ये बाहर बन रहे हैं। तो एंगल 2 और एंगल 8, ये लाइन के इस साइड और ये लाइन के इस साइड, तो ये भी एकांतर कोण होंगे और ये बाहर की तरफ है, इसलिए ये हो जाएंगे एकांतर बाह्य कोण। तो एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होंगे आपस में। उसी तरीके से 1 और 7 ये भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि जो अंताकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी कि जो 3 और 6 है ये आपस में संपूरक होते हैं। संपूरक से मतलब होता है कि जितना ये होगा और ये होगा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। संपूरक से मतलब होता है दो कोणों का मान 180 के बराबर होना। उसी तरीके से 3 और 6 जिस तरीके से संपूरक होगा, उसी तरीके से 4 और 5 भी आपस में संपूरक होगा। तो ये दोनों अंताकोण जो है ये संपूरक होते हैं। अब आगे संगत कोण की अगर बात करें तो संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण किसे कहेंगे? जो लाइन के एक ही साइड, यानी कि यहाँ पर ये बन रहा है 2 और यहाँ पर बन रहा है 6, तो ये दोनों आपस में समान होंगे और ये कहलाते हैं संगत कोण। यानी कि जो एंगल 2 है और जो एंगल 6 है ये आपस में समान है और ये संगत कोण होंगे। तो 2 जो है वो 6 का संगत है, 1 का जो है वो 5 है। उसी तरीके से यहाँ पर जो 3 है वो 7 का संगत होगा और 4 जो है वो 8 का संगत होगा। तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं, ये संगत कोण हैं, ये आपस में समान होते हैं। आगे बात करें तो आगे जो होता है ये होता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख से मतलब है कि जैसे इस तरीके से यहाँ पर जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस तरीके से, तो ये इसके विपरीत होगा और ये इसके विपरीत होगा। कहने का मतलब ये होता है कि दो लाइन यदि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, यानी कि जो यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा, ये आपस में बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ पर 2 जो है, ये जो 2 है ये 4 का शीर्षाभिमुख है, 3 1 का है, 6 8 का शीर्षाभिमुख है और 7 जो है वो 5 का शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये सभी जो कोण हैं आपस में समान होंगे, यानी कि 2 होगा 4 के बराबर, 5 हो जाएगा 7 के बराबर और यहाँ पर जो 1 है ये 3 के बराबर होगा और 6 जो है वो 8 के बराबर होगा। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। उसके बाद देख लेते हैं एंगल एंड इट्स टाइप, यानी कि कोण और उनके प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पर है जीरो कोण, यानी कि शून्य कोण। तो इसको अगर समझें तो जैसे ये एक रेखाखंड है, तो एक रेखाखंड पर यदि हमें कोण को बनाना है तो यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री का कोण, तो इसे हम कहेंगे शून्य कोण। और आगे अगर बात करें एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण की, तो एक जो रेखाखंड है और यहाँ पर शून्य कोण बनता है, उसके बाद शून्य से जो बड़ा कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि जो न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है। मान लेते हैं कोई कोण होगा, उसको थीटा हमने मान लिया, तो ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और ये जो है ये 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब ये जो कोण है न्यून कोण ये हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा होगा, यानी कि ये 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, 3 का हो सकता है। इसी तरीके से ये कहाँ तक हो सकते हैं? 90 डिग्री से पहले, यानी कि 89 डिग्री तक हो सकते हैं। तो ये सारे कोण कहलाते हैं न्यून कोण। तो कहने का मतलब ये है कि जो 0 डिग्री से, यानी कि यहाँ से बड़ा बनेगा, ये ऐसे बन सकता है ऐसे, और ये कहाँ तक, क्योंकि जो राइट एंगल होता है यानी कि जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है ये, तो 90 से क्योंकि छोटा रहेगा, तो यानी कि ये इन दोनों के बीच का जो 90 और 0 के बीच के जो एंगल होते हैं वो सारे कहलाते हैं न्यून कोण। उसके बाद आगे समझ लेते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि राइट एंगल बनता है इस तरीके से, तो ये हो जाता है 90 डिग्री के बराबर।
और आगे ऑब्ट्यूस एंगल को अगर समझें तो ऑब्ट्यूस एंगल से मतलब है क्योंकि यहाँ पर जो राइट एंगल बना है, अब इससे जो भी बड़ा बनेगा 91, 92 इस तरीके से, मतलब इससे जो बड़ा एंगल बनेगा वो कहलाएगा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल को समझें क्योंकि यहाँ पर ऐसे बना था 90 डिग्री का, तो अब ये इससे बाहर की तरफ यानी कि इस तरीके से बनेगा, तो जो ये बनेगा ये हो जाएगा अधिक कोण। और जो अधिक कोण है ये हो सकता है 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा से कहने का मतलब है कि ये 91 का भी हो सकता है, और 180 से छोटा होता है तो ये हो सकता है 179 तक। तो ये सारे एंगल कहलाएंगे हमारे अधिक कोण। इसको भी इस तरीके से लिख लीजिए कि जो अधिक कोण होता है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेट एंगल यानी कि रेखीय कोण की, तो क्योंकि ये जो हमने अभी बात करी है अधिक कोण की, तो ये 179 तक होता है, तो जो 179 के बाद यानी कि 180 आएगा वो हो जाएगा रेखीय कोण। और जो रेखीय कोण होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से, मतलब जब यहाँ पर अधिक कोण बनता है तो ऐसे ऐसे मतलब सभी बनते रहते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो हमारा एंगल है वो एकदम से स्ट्रेट यानी ऐसा बन जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो हो जाता है हमारा 180 का। तो जो 180 डिग्री का होता है वो होता है हमारा रेखीय कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो अब जब 180 का बन चुका है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन हो गई है, तो अब ये लाइन अगर हम इसको मान लो ऐसे बनाएंगे तो ये 180 से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जो 180 का होता है वो ऐसे होता है। अब इससे बाहर का बनेगा, कहने का मतलब ये है कि ये इतना 180 है। अब अगर इससे बाहर का बनेगा तो ये 180 से बड़ा बनेगा। तो जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल या फिर बृहत कोण उसी को कहते हैं। उसके बाद कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल से मतलब है कि ये जो सर्कल बनता आ रहा है और ये मतलब इस तरीके से जब ये पूरा हो जाएगा बनते बनते ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सर्कल है जहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये पूरा इस तरीके से पूरा हो जाएगा तो ये बन जाएगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल ये होता है 360 डिग्री का। उसके बाद हम समझ लेते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण से मतलब होता है कि दो ऐसे कोण जिनका मान 90 के बराबर होता है। तो क्योंकि जो 90 डिग्री का बनता है वो इस तरीके से बनता है, तो इसके बीच में भी अगर हम ऐसे कोई कोण बना दें तो इसकी वैल्यू अलग होगी और इसकी वैल्यू अलग होगी। तो मान लेते हैं कि ये A डिग्री है और ये B डिग्री है, बट जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री के बराबर। तो पूरक कोण उसे कहते हैं जो दो कोणों को मिलाकर जिसका जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये होता है पूरक कोण। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर पूछा जाएगा कि एक कोण इतने डिग्री का है, यदि वो दोनों आपस में पूरक कोण है तो अगले का मान बताइए। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हमने 30 डिग्री मान लिया तो B की अगर हमें वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दो कोणों का मान जो है ये 90 के बराबर होगा क्योंकि ये पूरक कोण है। तो पूरक कोण की अगर कंडीशन दी जाए और एक कोण का मान दिया हो और अगला पूछा हो तो हम उन दोनों को 90 के बराबर कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 30 प्लस B बराबर ये होगा 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर जो 30 है ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस 30, तो ये 60, यानी कि जो B के बराबर है वो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे, अगर एक दिया है तो और अगला पूछा है तो दोनों को जोड़ करके 90 के बराबर कर लेंगे, इस तरीके से हमें अगला वाला पता चल जाएगा। उसी तरीके से संपूरक कोण को अगर समझें तो संपूरक कोण से मतलब होता है कि दोनों जो कोण हैं उनका जो योग होना चाहिए वो 180 के बराबर होना चाहिए, यानी कि कोई भी दो कोण हैं अगर A प्लस B तो वो उनका योग 180 के बराबर होना चाहिए। तो 180 कब बनता है? जब एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पर अगर कोई दो कोण बन रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू है वो अलग होगी और जो इसकी वैल्यू है वो अलग होगी। तो जब इस तरीके से होता है तो वो होते हैं संपूरक कोण, यानी कि अगर दोनों कोणों का योग 180 के बराबर हो रहा है तो वो हमारे संपूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही निकाल लेना है कि एक कोण दिया रहेगा और अगला पूछा रहेगा, तो उन दोनों को हमें 180 के बराबर करके सॉल्व करना है। उसके बाद समझ लेते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण को अगर समझें तो आसन्न कोण से मतलब होता है कि दो ऐसे कोण जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक ही शीर्ष बिंदु हो। जैसे यहाँ पर ये दोनों कोण बने हैं
तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है मतलब ये अलग डिग्री का है और ये अलग का है, बट यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का ही, क्योंकि ये एक बन रहा है और एक ये बन रहा है, दोनों का एक ही शीर्ष बिंदु है और दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो कहलाते हैं आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल। उसके बाद समझते हैं रेखीय युग्म को। तो रेखीय युग्म यानी कि एक ही रेखा पर बने कोण 180 के बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये एक रेखा बनी है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, मान लेते हैं एक्स बना है और यहाँ पर ये वाई डिग्री का है, बट इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 180 के बराबर। तो रेखा पर बने कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बने हैं बट इसको यहाँ पर मान लो कोई एक रेखा है तो ये 180 का बनता है। इसमें मतलब कितने भी यहाँ पर ऐसे कोण बन रहे हैं वो सभी को जोड़ करके 180 के बराबर होगा। मतलब इनकी जो अलग अलग वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, लेकिन जब हम आपस में सभी को जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें शीर्षाभिमुख कोण की, तो जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई दो लाइन है जो आपस में किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वहाँ पर जो दो कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।